नमस्कार। खास मेहमान में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल गुप्ता। खास मेहमान में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी हस्तियों से जो आपको प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत और परिश्रम से ऐसा मुकाम हासिल किया है कि वो आज दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे बीच में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं टीवी कलाकार कुलदीप सरीन। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसकेएस के स्टूडियो में। कुलदीप जी, ग्वालियर की गलियों से जो आपका सफ़र शुरू हुआ, पहले दिल्ली गया, फिर मुंबई तक वो सफ़र गया, और आज आप लाखों करोड़ों दर्शकों के, अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते हैं। ये सफ़र कैसा रहा? खट्टा और मीठा। जी जी। खट्टा मीठा अपने आप में पूरी बात कह देता है जी। लेकिन चूंकि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो 31 साल पहले शुरू हुआ था ये सफ़र, जब मैं ग्वालियर छोड़कर दिल्ली की तरफ निकला था। लेकिन उसकी शुरुआत, उसके बीज जो है ना, और थोड़े पहले पड़ गए थे। माधोगंज बाड़े के पास एक जगह है, सेंट मैरी स्कूल, जी जी, जहाँ से मेरी शिक्षा हो रही थी पूरी। तो 8th स्टैंडर्ड में था, 8वीं क्लास में था, तब मैंने एक नाटक किया था। और फिल्म का बहुत शौक था मुझे, टीवी था नहीं, फिल्म का बहुत शौक था। तो सिनेमा देखा करता था, मुझे लगता था कुछ ऐसा सा कुछ करना है, ऐसा सा। जब 8th स्टैंडर्ड में मैंने नाटक किया तो उसके बाद मुझे विज़न क्लियर होना शुरू हो गया कि शायद जिसकी तलाश है मुझे, शायद यही कुछ है। और उसके बाद मैं खामोश नहीं बैठा, उसके बाद निरंतर प्रयास करता रहा कि नाटक की कहीं ट्रेनिंग होती है, एक्टिंग की कहीं ट्रेनिंग होती है। तो धीरे धीरे एजुकेशन भी चल रही थी। 11th स्टैंडर्ड में आया, कॉलेज में आया, तो फिर कॉलेज में भी एक नाटक किया मैंने, और छोटा सा एक इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था। लिखता था मैं, मेरी उस वक्त चंबल संभाग या संबल के ऊपर एक अखबार आती थी, एक शायद, और दैनिक भास्कर और आचरण, शायद उसमें मेरी कुछ गज़लें भी छपी थी। लिखने का शौक था मुझे, छपी थी। और इसी दौरान मुझे पता लगा कि FTI पूना हुआ करता है। और जब कॉलेज में आया तब मुझे पूरा समझ में आ गया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD दिल्ली में है, उससे बड़ा कोई संस्थान नहीं है तो एक्टिंग का। तो फिर मैं पूरी तरीके से, और इन बिटवीन ही मैं इस जो 3-4 साल का जो दौर था, उसी दौरान मैं कला मंदिर करके है यहाँ के दाल बाजार में, नाट्य मंदिर सॉरी है, तो मैं वहाँ जाता था और नाटक देखता था, उन लोगों के एक्टरों से बात करता था, उनके डायरेक्टर से बात करता था कि सर मुझे ले लो, मुझे यही कुछ करना है। तो मतलब मैं खामोश, मेरे कल एक किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, मैं एक बच्चे से, वो कहता है मैं यही करना चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो मैंने कब से, कि बचपन से मेरा शौक है। तो मैंने कहा कि आप तो बीटेक या कुछ और कर रहे हो। तो मतलब मैंने कहा कि मेरी जर्नी इस तरह, मैं खामोश नहीं रहा, अपने अंदर फायर को जिंदा रखा कि मुझे यही सब करना है। और मैं नाटक के ग्रुप लोगों से, डायरेक्टर से बात करता रहा। फिर मैं लोकल संस्था के साथ ग्वालियर में जुड़ गया, जिनके साथ मैंने एक नाटक किया, और उसके बाद मैं सीधा दिल्ली निकल गया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के लिए। NSD के बाद समझ में आ गया कि हम तो NSD के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल है। 6 नाटक करने हुए होने चाहिए आपको, प्रोफेशनल 6 नाटक, स्कूल कॉलेज के नहीं चलते। तो 6 नाटक किए होने चाहिए। तो फिर हमने वहीं पर ही, मैं, मनोज बाजपेयी बहुत बड़े एक्टर हैं, बिल्कुल, हम लोगों ने एक साथ एक्टिंग कोर्स 1986 में किया था दिल्ली में, 1 साल का एक्टिंग कोर्स। उसके बाद उसी ग्रुप के साथ जुड़ गए। फिर तमाम सारे दिल्ली में ग्रुप थे, उनके साथ कुछ नाटक करते रहे। और सुबह के टाइम में, मतलब मेरे फादर यहीं थे, नगर निगम डिपार्टमेंट में थे, तो कुछ पैसे भेजा करते थे इनिशियली। तो मैं फिर क्या करूं। तो फिर वो मेडिकल स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर के बाहर वो एक फॉर्म सा लेके खड़े रहते हैं लोग, जो ग्राहक आते हैं उनसे पूछते हैं। तो मैं फॉर्म भरा करता था, मुझे 60 रुपये मिलते थे। फिर मैं फर्नीचर कंपनी में काम करता था। फिर मैं आपका क्या बोलते हैं, पोस्टर, यस, एंड मैं एडवर्टाइज, एक होर्डिंग्स वगैरह लगते हैं, उस वर्कशॉप में काम कर। हर जगह मेरी शर्त ये हुआ करती थी
कि सर मैं सुबह आपके पास 2 घंटे पहले आ जाऊंगा, लेकिन शाम को मुझे 3:30 बजे छोड़ देना, क्योंकि 4 बजे से मैं नाटक की रिहर्सल करता था। तो मैं जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए यहाँ आया हूँ, मेरा मकसद नौकरी करना नहीं था, वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए कुछ पैसे आ जाएं ताकि मैं दिल्ली में रह सकूं। तो वो निरंतर मैं वो सब काम करता रहा, थिएटर नहीं छोड़ा कभी, और लगातार थिएटर करता रहा। फिर एनएसडी में कैजुअल आर्टिस्ट 89 में वहाँ टेम्परेरी बेसिस पे एनएसडी में ले लिया करते हैं कुछ कैजुअल आर्टिस्ट को, उस रूप में काम किया। इस दौरान टेलीविज़न शुरू हो गया था अच्छा खासा, ठीक ठाक। हमारे ग्रुप के काफ़ी सारे एक्टर, संभव के, मनोज, हम लोग एक सीरियल आता था, मनोज पाबा, सीमा विश्वास जी, सीमा भार्गव जी, एंड वीरेंद्र सक्सेना, जिन्होंने तमस एक सीरियल आता था उसमें बहुत बड़ा रोल किया था। हमारे सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है एक्टिंग वर्कशॉप के दौरान। वो सब से वो लोग सीरियल फिल्में करने लगे, बॉम्बे की तरफ रुख कर लिया, तो हम नाटक करते रहे और बस इस तरह से जीवन चलता है। उसी दौरान फिर मैंने 89 में एक कैमरा फेस किया था, एक सीरियल आता था। इस तरह से वो जर्नी यूँ शुरू हुई। आमतौर पर ये देखा गया, जिस दौर की बात आप कर रहे हैं 31 साल पहले जी, उस समय की अगर बात करें तो हर माँ बाप ये चाहता था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख ले और उसके बाद या तो टीचर की जॉब कर ले या इंजीनियर बन जाए, और बहुत अच्छा अगर पैसे वाला है तो डॉक्टर बन जाए। इसके अलावा कुछ और सोचना बच्चों के लिए पाबंदी रहती थी। तो ऐसे में आपके घर का माहौल कैसा था? कितना सपोर्टिव माहौल था आपके घर में आपके लिए? भगवान का शुक्रिया, अपने माँ बाप का शुक्रिया, जिन्होंने मेरे को पूरा सहयोग किया। मेरे पापा, जो मेरे पिताजी हैं, वो साहित्य से बहुत जुड़े हुए हैं। उनको उर्दू आती है, लिखनी, बोलनी, हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, सब सारी चीज़ें आती हैं। और उनका साहित्यिक लोगों से बहुत, मेरे पिताजी भी कुछ लिखते थे, जॉब करते थे। तो राम कुमार भ्रमर ग्वालियर से ही हैं, बहुत बड़े साहित्यकार थे, अब गुजर गए। वो मेरे पिताजी के जो दोस्त थे, निदा फाजली साहब मेरे पिताजी के दोस्त थे। तानसेन समारोह हुआ करता था, मैं तो जाता था, मेरे पिताजी भी जाया करते। शायद वो अंदर वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको कला के प्रति, जी, साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ना, तो पिताजी के संपर्क में थे, तो वही चीज़ें हम में आई हैं। तो पिताजी को जब हमने कहा कि मैं कुछ ऐसा सा करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा संघर्ष बहुत है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाऊँगा। तो क्या करना है? तो मैंने कहा पहले तो FTI पूना जाना था मुझे। तो वो पूना वाला तो बुखार उतर गया, समझ में आया कि दिल्ली में नज़दीक ही है, और दिल्ली में मेरे कुछ मतलब रिश्तेदार लोग वहाँ थे। तो माँ बाप को इतनी सिक्योरिटी थी कि ये दिल्ली में अकेला नहीं है, मामा है, मेरे मामा थे, मेरे मौसी थी, लेकिन मैं रहता अकेला था, अकेला रहता था। एक कमरे का मैंने फ्लैट ले लिया था किराए पर, तो उनकी शरण में था, उनकी देखरेख में था। तो पिताजी को लगा कि नहीं, सुरक्षित जगह पे जा रहा है, लेकिन जाओ बेटा, जो करना है आपको, इस लाइन में जाना चाहते हो जाओ। माँ हमारी बहुत सीधी थी, उनको कुछ ज़्यादा समझ नहीं थी, उनको लगा जो कर रहे हैं बच्चे अच्छे कर रहे हैं। तो मतलब परमात्मा का और माँ बाप का शुक्रिया है। संघर्ष लंबा जरूर रहा, मतलब सफ़र लंबा रहा, लेकिन जब आए, जिस हालत में आए, दुरुस्त आए। अभी मैं आपके बारे में अखबारों में पढ़ रहा था, आपके कई सारे इंटरव्यू प्रकाशित हुए। कहा जाता है शाहरुख खान ने पहली बार कैमरा फौजी सीरियल में फेस किया था, वहां पर आपने बताया कि उससे पहले भी। ये सच है। एक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का एक दिल्ली में स्कूल है, और प्रदीप किशन एक डायरेक्टर थे, जिनकी एक फिल्म आई थी मैसी साहब 98 में, 88 में ही आई थी शायद, 88 में, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। तो वो फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, रघुवीर यादव उस फिल्म में थे, उनको भी अवार्ड मिला था। उन्हीं डायरेक्टर के साथ में मैंने, जो अभी थोड़े दिन पहले पहले मैंने चर्चा की थी, उनका एक सीरियल बरगद बन रहा था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। इन्हीं बिटवीन वही एक डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाई थी, एनी गिव्स एंड दोज वंस करके एक फिल्म थी। तो उसमें ऋतुराज काम कर रहे थे, बहुत सीनियर एक्टर काम कर रहे थे। अरुंधति राय, जो शायद किसी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने इस फिल्म को लिखा था और उस फिल्म में वो एक्टिंग कर रही थी, और प्रदीप किशन ने डायरेक्ट किया था। शाहरुख खान, एक वो बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर फिल्म थी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के स्टूडेंट,
उन्हीं की कहानी थी। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे, उसमें से मैं भी एक स्टूडेंट था। तो शाहरुख खान ने, जहां तक मैं कंफर्म हूं, शाहरुख साहब ने भी मुझसे कंफर्म किया है कि हाँ, तो वो हम लोगों ने, हाँ, तो उनका भी कैमरा फेस उन्होंने एक पहली बार किया था और मैंने भी, तो आपने भी पहली बार किया था। तो वो फौजी से पहले था। कुलदीप जी, जिस तरह से देखा जाए आज वर्तमान दौर में थिएटर को वो मुकाम नहीं मिल पाया जो बॉलीवुड ने मुकाम पा लिया है, और ऐसे में लोग, ये चकाचौंध की दुनिया है, ऐसे में लोग बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा भागते हैं। कैसे देखते हैं इस परिदृश्य को आप? क्यों ना भागे, भागना चाहिए, बिल्कुल भागना चाहिए। बहुत साफ सी बात है गोपाल जी, हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पर एक कलाकार अपने परिवार को अच्छी रोटी खिला सके, अच्छा भरण पोषण कर सके, अच्छी एजुकेशन दे पाए। तो उनको मजबूर होकर सिनेमा की तरफ देखना पड़ता। कुछ लोग तो आजकल का जो माइंडसेट बच्चों का बन गया है, एक्टर्स का, ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट बन गया है कि मुझे एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ही क्यों ना हो, मुझे वहाँ से कोर्स करना है और फोकस बहुत क्लियर है, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे सिनेमा करना है, मुझे टीवी करना है, बहुत क्लियर है। लेकिन हमारे दौर में या मुझसे भी पहले का जो दौर था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। एनएसडी के इंटरव्यू में ये बात साफ साफ तौर पे बोली जाती थी कि आप, चूँकि मैंने एनएसडी में 2 बार भरा है, दोनों बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझसे, मैंने ग्वालियर से भरा था कि मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। तो एनएसडी एक स्टूडेंट के ऊपर लाखों रुपए खर्च करती है, उन्हें हॉस्टल देती है, उनको जेब खर्ची के पैसे देती है। वो व्यक्ति, बच्चा जहाँ जिस क्षेत्र का होता है ना, वहाँ उस जगह से भरता है, राजस्थान से, गुजरात से, एमपी से, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को पैसे पहुँचते हैं। तो सरकारी संस्था है एनएसडी, जो या 1 रुपया भी नहीं लेती और बल्कि उल्टा देती है आपको। तो इंटरव्यू के दौरान ये बाकायदा पूछा जाता था कि आप क्या करोगे, आप यहाँ से पास आउट होने के बाद 3 साल बाद पास आउट होने के बाद क्या करोगे? तो लोग बोलते थे कि सर मैं अपने क्षेत्र में जाऊँगा, लोगों को मोटिवेट करूँगा, थिएटर को जिंदा रखूँगा, हमारी ये संस्कृति है, पीछे से चली आ रही है, थिएटर ख़त्म ना हो, थिएटर जिंदा रहे। तो उनका सिलेक्शन हो जाया करता था कि नहीं यार, ये जैसे मुरैना से है, ये धौलपुर से है, ये रायपुर से है, ये छत्तीसगढ़ से, ये गुजरात से है। तो अपने अपने क्षेत्र में जाके, क्योंकि वो सांस्कृतिक मंत्रालय से फंड मिलता है, उनको पैसा मिलता है, एनएसडी संस्था एनएसडी के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही है। बड़े बड़े लोग आते हैं, फॉरेन के लोग भी आते हैं, बाहर के बड़े बड़े डायरेक्टर्स आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है उनके ऊपर। तो हमारे देश में ये जो थिएटर है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसलिए, और लोग झूठ भी बोला करते थे, अंत में वो चले जाते, चाहे वो नसीर भाई हों, चाहे पंकज कपूर साहब हैं, ओमपुरी साहब हों, या अपने अनुपम खेर साहब हो, सबको जाना पड़ा वहाँ। नसीर भाई तो साफ साफ बोलते हैं क्यों ना जाऊँ, और मैं भी बोल रहा हूँ क्यों ना जाऊँ। आप ऐसी व्यवस्थाएं करा दो। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में बतौर एक्टर काम कर रहा था दिल्ली में, और मैं चाहता था कि, चूंकि आज भी मेरा परिवार दिल्ली में, अपने परिवार की जड़ें खोद कर मैं एक नई जगह जाऊं, बॉम्बे शहर में जाऊं और अपने आप को आजमाऊं, वहां जीरो से स्टार्ट करूं कि मेरा नाम कुलदीप सरीन है सर, मैं एक्टर हूं, ये मेरी फोटो है, ये मेरा बायोडेटा है, क्या करूं। दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ा, मैं भटका, और हर व्यक्ति को भटकना, चाहे वो गोविंद नामदेव हो, चाहे श्री वल्लभ व्यास हो, या हर आदमी को इस प्रोसेस से गुजरे, क्योंकि वहां पर मठ लोग बैठे हुए, मठाधीश लोग बैठे हुए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के, वो आपको नहीं जानते। आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में क्या मतलब क्या किया आपने बड़ा नाम है आपका, ठीक है ना, सिनेमा के क्या किया, क्योंकि सिनेमा एक अलग चीज है, रंगमंच एक अलग चीज है। सिनेमा की बारीकियां, कैमरे के सामने एक्टिंग करने का एक अलग तजर्बा है, अलग अनुभव है, और थिएटर अलग है, तो वो भी समझना पड़ेगा। तो वो सिनेमा तो अलग है, तो फाइनली मजबूर होकर उन लोगों को भी जाना पड़ा। यानी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से असंतुष्ट होकर जो हमारी वर्तमान सरकारी व्यवस्थाएं कहें, वो इस तरह की नहीं है कि थिएटर से व्यक्ति अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके या अच्छा नाम कमा सके। नाम तो कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा नहीं कमाया जा सकता। और नाम भी आप कहें तो
उतना नहीं है, उतना नहीं है, बाजारवाद का जमाना है। आपका इंटरव्यू हो और क्राइम पेट्रोल के बारे में बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो पहचान एक मिली क्राइम पेट्रोल से। क्राइम पेट्रोल में जब भी कोई सीरियल आया, जब भी कोई एपिसोड आया, तो इंस्पेक्टर बनकर जब आप आए तो आपकी एक छवि ही इंस्पेक्टर के रूप में बन गई, तो इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा क्या? हाँ, हर्जाना यही भुगतना पड़ा कि चूंकि इतना पॉपुलर हो गया था, और पॉपुलर हूँ, आज भी हूँ, जबकि मैंने क्राइम पेट्रोल छोड़ दिया हुआ है इंस्पेक्टर, 2014 में 13 में छोड़ दिया था शायद मैं। तो जो भी मुझे ऑफर आते थे लोग देखते थे, और क्राइम पेट्रोल सबसे हिट सीरियल था उस दौर का। तो जो भी फिल्मों से ऑफर आते थे, हाँ वो कुलदीप जी को बुला लो, कुलदीप जी को बुला लो, कुलदीप। तो पहले तो एक्साइटमेंट में करता रहा फिल्म, 1 फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म, इस तरीके 7-8 फिल्म हो गई मेरी, और लगातार मुझे इंस्पेक्टर के रोल के लिए। तो मुझे लगा कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आई एम ए वर्सेटाइल एक्टर, मुझे चाहे वो एक फादर का रोल हो या डॉक्टर का रोल, डॉक्टर नहीं मतलब किसी का भी रोल हो, मतलब आप उस रोल अलग अलग अनेक भूमिकाएं करता आया हूं मैं, तो दूसरे रोलों में लोग मुझे कंसीडर करें, इंस्पेक्टर ही क्यों। ठीक है, मैं एक अच्छा एक्टर हूं, मैंने अच्छे तरीके से निभाया। रेडीमेड का ज़माना है बॉम्बे इंडस्ट्री में। क्या है कि मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझ, राजपाल यादव ने आपको हंसाया, खूब हंसाया, राजपाल यादव क्लिक हो गए, अब वो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से। हाँ यार हाँ उसने अच्छा किया था, वो राजपाल को ले लो कॉमेडी के लिए, राजपाल। यही तरीका है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, यही तरीका है। उसने उस फिल्म में अच्छा रोल किया, हाँ इंस्पेक्टर के लिए उसको ले लो, उसके लिए इसको ले लो, उसके लिए इसको ले लो, खट 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 कास्टिंग हो जाती है और पिक्चर शुरू हो जाती है, फ़ोन आ जाते हैं, हाँ सर आपको ये। तो इसी तरीके से मेरे पास भी आने लगा कि यार नहीं, कुलदीप जी ने वो क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर अच्छा करते हैं, बुला लो। तो सर मैंने क्राइम पेट्रोल वालों को हाथ जोड़ के विनती की, सर मुझे क्राइम पेट्रोल नहीं करना है। और जितने भी मुझे सिनेमा के लिए ऑफ़र आते रहे कि सर इंस्पेक्टर का रोल है, मैंने कहा सर आई एम सो सॉरी, मैं इंस्पेक्टर नहीं करूँगा। अब इसे भूल कह लो या नहीं, मैं लेकिन मैं खुश था। उसके बाद मुझे डिफरेंट रोल्स मिले, मैंने काम करना शुरू किया। क्राइम पेट्रोल में भी मैंने डिफरेंट ही रोल किए, इंस्पेक्टर नहीं किया। लेकिन अब मैं ओपन हूँ, मैं इंस्पेक्टर के रोल भी करता हूँ और ओपन हूँ। ठीक है, ब्रेक हो गया ना बीच में, अब काफ़ी ठीक है, अब इंस्पेक्टर भी करेंगे। आपने एक जो कलाकार होता है वो अपने अभिनय से लोगों को हंसाता भी है, रुलाता भी है। कभी इतने लंबे सफ़र के दौरान कभी ऐसा समय आया कि आपके मन के अंदर का कलाकार भी आपकी कला को देखकर रोया हो? हाँ बिल्कुल। एक सीरियल आता था दूरदर्शन के ऊपर, ये शादी है या सौदा, दिन में आता था 2:30 बजे। उसमें मैं एक, और इसी से पहले जी टीवी पे भी आता था अगले जन्म में बिटिया ही कीजो। तो उसमें 2 लड़कियां थी पैरेलल, एक तो मेन सेंटर कैरेक्टर में था और उसकी कहानी थी, है ना, और दूसरी एक लड़की थी, दोनों फ्रेंड बनी हुई थी। तो मैं दूसरी लड़की के फादर का रोल प्ले कर रहा था। चूँकि गरीबी इतनी थी, सीरियल में दिखाया गया गरीबी है, मजबूरी है, तो अपनी लड़कियों को बेचते थे, बेचने का एक प्रथा थी। तो बेचा, कुएं में फेंक दिया क्योंकि लड़की है। तो वो सीरियल से नेगेटिव छवि तो थी। इसी तरीके से एक और सीरियल मैंने किया, ये शादी है या सौदा। मैं उसमें बहुत रोया हूँ। मेरी बेटियाँ थी जिसको मजबूर होकर मुझे बेचना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है। बहुत शानदार था। तो बहुत सारे कलाकारों ने, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने उस सीरियल को देखा और वो खुद कहते थे यार कुलदीप भाई, कुलदीप जी यार सच में आपने मतलब यही कहते थे, हेड्स ऑफ यार, हेड्स ऑफ आपको। तो वो हेड्स ऑफ कह देना या ये कह देना, वाह साहब। अब लिटरली वो रोए या नहीं रोए ये तो मैंने देखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप जी, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन चूंकि आपका समय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलते चलते हम बात करेंगे आपकी जो आने वाली मूवी है राग देश, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। राग देश, जब हमें, हमारे देश को, हम आज़ाद नहीं हुए थे तो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने, INA। तो
चूंकि ऑपरेट कर रहे थे अंग्रेज थे इंडियन आर्मी के अंदर, हमारे ही लोग थे, हम ही और आप ही लोग सेना में थे और अंग्रेज लोग ऑपरेट कर रहे थे। और मुक्ति अंग्रेज़ों से उनको भी चाहिए थी, उस सेना में जो सैनिक थे उनको भी अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहिए थी और हमें देश को आज़ादी चाहिए थी। लेकिन चूंकि मजबूर थे और सेना में थे तो सेनाएं हमारी दूर दूर तक थी। तो नेताजी ने उन सैनिकों से कहा कि देखिए, अंग्रेज़ों से को हटाना है, हमें देश आज़ाद करना है, तो इंटरनल आप लोग अपनी एक सेना बनाओ। तो उसमें से 3 एक ऐसे व्यक्ति थे, प्रेम सहगल, शाहनवाज और गुरबख्श ढिल्लन। ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जो नेताजी से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने बाकी सैनिकों को कहना शुरू किया कि हम अपनी सेना बनाते, तो लोगों को मोटिवेट करते गए। तो उसमें लाखों लोग जुड़ गए। तो अंग्रेज़ों के और हमारे अपने, चूँकि अंग्रेज़ ऑपरेट करते थे, छोटे छोटे कैंप लगा रखे थे हर जगह, तो अपने ही लोग थे जो एक दूसरे को मार रहे थे या इस तरह की एक्टिविटी कर रहे। तो इन लोगों ने जब लोगों को जोड़ लिया, काफ़ी सैनिकों को, तो इन लोगों ने उन पर अटैक किए और ये 3 लोग, पता लगा कि ये 3 लोगों ने अपनी एक सेना बनाई जिसका नाम है INA आज़ाद हिंद फौज। इस फिल्म के अंदर में जो गुरबख्श ढिल्लन है, जो मुझे पता लगा शूटिंग के दौरान, वो शिवपुरी के कर्नल ढिल्लन, तो उनका नाम है पूरा गुरबख्श ढिल्लन। और उसमें गुरबख्श ढिल्लन के मैं फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ। और दिग्विजय सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं जब मैं छोटा था 10 साल तक, अमृता राय जी मेरी पत्नी का रोल कर रही हैं उसमें, जो उनकी पत्नी है, और इस फिल्म में मेरी पत्नी का रोल कर। और मेरी आने वाली फिल्म जो है वो यशराज प्रोडक्शन की एक फिल्म है, कैदी बैंड। तो ऐसे बहुत सारे अनट्रायल्ड लोग होते हैं जो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अभी कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया है कि वो उन्होंने गुनाह किया भी है या नहीं किया, अपराध साबित नहीं हुआ अभी। तो वो जेलों के अंदर है, जिनको बाकायदा खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, सब कुछ है, और वो बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उन ऐसे कैदियों में से कुछ 7 लोगों की कहानी है जो हमारी नई फिल्म आ रही है, कैदी बैंड, यशराज प्रोडक्शन की फिल्म है। तो उसमें आदर जैन जो राज कपूर साहब की बेटी का बेटा है, वो लॉन्च हो रहा है इस फिल्म से, और मैं एक अहम किरदार में हूँ। 25 अगस्त को वो फिल्म रिलीज़ हो रही है। आपके इस माध्यम से मैं सबसे कहना चाहता हूँ दर्शकों से, प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखें, राग देश को भी देखें, और नेक्स्ट फिल्म 25 अगस्त को आ रही है, कैदी बैंड, ज़रूर देखें। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि फिल्म देखने ज़रूर जाएं, एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सरीन साहब, चलते चलते जो हमारे शहर के उभरते हुए थिएटर आर्टिस्ट हैं या जिनका लगाव है, जो जाना चाहते हैं थिएटर में और माया नगरी में पहुंचकर भी नाम कमाना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? माया नगरी में जाना चाहते हैं और थिएटर में जाना चाहते हैं, दो, मैंने कहा एक, दोनों वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मीडियम ही अलग है। सिनेमा मतलब वो पहले अपने आप को ये तय कर लें कि मुझे करना क्या है। अभिनेता हो, एक्टिंग करने का शौक़ है, तो आप थिएटर में भी करके एक्टिंग करें। क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे सिनेमा करना है या थिएटर करना है। थिएटर करना है तो सफ़र, आप अभिनय करते रहो, थिएटर करते रहो और चलता रहेगा। आप परिवार के साथ रहो, जॉब भी करो, नौकरी करो, व्यवसाय करते हो, बिजनेस करते हो, शाम को जाके नाटक करो, तो आपके अंदर का एक्टर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। एक्टिंग की शिक्षा लेना चाहते हो तो थिएटर करते रहो, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, या अब तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, तो आप वहाँ से जाके पूरी ट्रेनिंग ले सकते हो। ग्वालियर के अंदर ही राजा मानसिंह कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, आप 12th के बाद में आप उसमें जा सकते हैं। 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, 3 साल का कोर्स है, और अच्छे लोग हैं, अच्छी फैकल्टी है, जिसमें NSD के काफ़ी सारे लोग हैं, वो पढ़ाते हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं, ऐसा मुझे पता लगा है। और भी देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ जाके अभिनय की आप ट्रेनिंग लो, थिएटर की ट्रेनिंग लो, आप अभिनेता हो जाओगे, काम करते रहो। सिनेमा अगर आप जाना चाहते हो तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको थिएटर से होकर गुजरना चाहिए।
अगर आप क्रैश कोर्स कर लेते हो कहीं से, यार सिनेमा की एक्टिंग सिखा रहा है वो मुझे, नोएडा में वो सिखा रहा है, फलानी जगह वो सिखा रहा है, ग्वालियर में ये सिखा रहा है, 6 महीने का कोर्स कर लेता हूँ, एक्टर तो मेरे अंदर है, ये गलतफहमी में मत रहिए। अगर आप थिएटर करके जाओगे, थिएटर एक्टिंग को समझ लोगे ना, तो आपको समझ में आना शुरू हो। जब आप बॉम्बे में जाने के बाद एक ऑडिशन करते हो, समझ में आपका हैंडशेक करते ही समझ में आना शुरू हो जाता है कि यार एक्टर है। आपका बॉडी लैंग्वेज बता देगा, आपके शब्दों का चयन बता देगा, एटीट्यूड बता देगा, लगेगा यार एक्टर है। तो एक ऑडिशन कर लेते हैं इसका। और कुछ लोग छोटे छोटे कोर्स करके आ जाते हैं, गलतफहमी में आ जाते हैं, वो नहीं करें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। करके जाओगे, पक के जाओगे, देखते हैं कैसे काम नहीं मिलता, मिलेगा, जरूर मिलेगा। बिल्कुल कुलदीप जी, आपने हमें समय दिया और अपनी इतनी सारी बातें हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए खास मेहमान में इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।